बहुत समय पहले की बात है। धानीपुर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग जितने सीधे थे उतने ही मेहनती और ईमानदार भी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम होती तो सब सीधे एक ही जगह पहुँचते, रमेश कचौड़ी वाले का ढाबा। रमेश कचौड़ी वाला अपने छोटे भाई गोपाल के साथ मिलकर ये ढाबा चलाता था। इनके हाथों की कचौड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट और मशहूर थीं कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर शहर से लोग यहाँ खींचे चले आते थे। बड़े भाई रमेश का स्वभाव एकदम शांत और गंभीर था, तो छोटा भाई गोपाल थोड़ा बातूनी और बेहद मजाकिया। तभी ढाबे पर गांव के दो जाने पहचाने चेहरे आते दिखाई देते हैं, मंगल काका और सुमन भाभी। अरे गोपाल, जब तक तुम्हारे इस ढाबे की गर्मा गर्म कचौड़ी ना खा लूं, तब तक पेट को चैन ही नहीं मिलता। अरे भाभी, सिर्फ कचौड़ी की बात है या कुछ और? सच बताऊं तो गोपाल, जब तक शाम को आकर तुमसे दो चार बातें ना कर लूं, मेरा तो पूरा दिन ही अधूरा रहता है। अरे भाभी, अगर रोज ऐसे ही मीठी मीठी बातें करोगी तो मैं सच में बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। फिर हमारे मोहन भैया हाथ मलते रह जाएंगे। ये सुनकर मंगल काका और आसपास के ग्राहक जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। गोपाल सबको कचौड़ियां परोसने लगता है और धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। हंसी मजाक का दौर चल ही रहा था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ढाबे के सामने आकर रुकते हैं। उन्हें देखते ही रमेश के चेहरे पर एक सम्मान भरी मुस्कान आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि रमेश के होने वाले ससुर जी थे। नमस्ते पिताजी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? हमारी राधा कैसी है? उसका हालचाल कैसा है? सब कुशल मंगल है बेटा। बस 2-4 दिन की तो बात और है, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और राधा हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी। अरे वाह पिताजी, बस यही तो मैं भी चाहता हूँ। जल्दी से शादी हो जाए और भाभी की कृपा इस छोटे भाई पर भी हो जाए। उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिले ताकि मैं भी सूख कर कांटा होने के बजाय थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाऊं। गोपाल, पहले अपने काम पर ध्यान दे। खाने की बातें बाद में करना। ग्राहकों की लाइन लगी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो रही है। अरे रुकिए पिताजी, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारी दुकान की मशहूर कचौड़ियां खाए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और हाँ, राधा भाभी के लिए भी कचौड़ियां साथ लेकर जाइए। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है पिताजी? जब तक राधा भाभी हमारी दुकान की कचौड़ी नहीं खाएंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका होने वाला देवर कितना गुणी है? और हाँ, भाभी से कह दीजिएगा कि ये कचौड़ियां गोपाल ने खास तौर पर सिर्फ उनके लिए भिजवाई हैं। ससुर जी गोपाल की इस बात पर मुस्कुराते हैं, डिब्बा लेते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय का पहिया घूमा और वो शुभ दिन भी आ गया। धूमधाम से रमेश और राधा की शादी संपन्न हो गई। राधा विदा होकर इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। शादी की पहली सुबह रमेश अपनी पत्नी राधा के पास आता है। उसके दिल में एक बात थी जिसे वो शादी के पहले दिन ही राधा के सामने साफ कर देना चाहता था। राधा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, पर ढाबे पर जाने से पहले मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। देखो राधा, कल को हमारे अपने बच्चे हों या न हों, पर मेरा छोटा भाई गोपाल मेरे लिए हमेशा एक बच्चे जैसा ही रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शादी के बाद इस घर में कभी ऐसा दिन न आए जब गोपाल को लगे कि उसका बड़ा भाई या उसकी भाभी उससे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा दिन इस घर में कभी नहीं आएगा। मैं गोपाल के स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। वो दिल का बहुत साफ है और मुझसे बहुत प्यार करता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गोपाल इस घर का बच्चा ही रहेगा। अरे अरे, देखो, मैं भी तुम्हारी बातों में ऐसा फंसा कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। गोपाल अकेला सुबह से ढाबे पर है, बेचारा परेशान हो रहा होगा। मुझे तुरंत निकलना चाहिए। रमेश भागते दौड़ते सीधे अपने ढाबे पर पहुंचता है।
वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। ग्राहकों की भारी भीड़ है। गोपाल अकेला ही पसीना बहाते हुए बड़ी फुर्ती से कचौड़ियां प्लेट में सजाकर ग्राहकों को दे रहा है और हंसी मजाक भी कर रहा है। गोपाल को अकेले इतनी मेहनत करते देख रमेश का दिल भर आता है। वो तुरंत बिना देर किए आगे बढ़ता है। आज रमेश भी बदल चुका था। वो सिर्फ चुपचाप कचौड़ियां नहीं छान रहा था, बल्कि गोपाल की तरह ग्राहकों से मुस्कुराकर और अच्छे से बात कर रहा था। दोनों भाइयों की इस जुगलबंदी का असर ये हुआ कि शाम होते होते कढ़ाई की सारी कचौड़ियां बिक गईं। दुकान बंद करने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी बातें करते हुए रात को घर लौटते हैं। दिन भर की अच्छी कमाई हुई थी। घर पहुंचते ही गोपाल ने जेब से सारे पैसे निकाले और आदर के साथ अपनी नई भाभी के हाथों में थमाने लगा। अरे गोपाल, तुम्हारी भाभी अभी नई नई आई है, वो इन पैसों का क्या करेगी? ऐसा करो, ये सारे पैसे तुम ही अपने पास रखो। आखिर कल सुबह मंडी से ढाबे के लिए राशन और सामान भी तो तुम्हें ही लाना है। राधा को इसकी क्या जरूरत? गोपाल पैसे वापस अपनी जेब में रख लेता है और मुस्कुराकर अंदर चला जाता है, लेकिन राधा का हाथ हवा में ही ठिठक जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रमेश ने तो ये बात बहुत ही सहज और आम तरीके से कही थी, लेकिन राधा के दिल पर यह बात एक तीर की तरह जा लगी। उसे लगा कि शादी के पहले ही दिन इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं समझी गई। उसी पल राधा के मासूम दिल के अंदर एक गहरी कसक, एक चुभन सी बन गई। तो इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। पैसे गोपाल लाएगा, सामान गोपाल लाएगा, तो मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने आई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस घर और इस ढाबे की असली मालिक सिर्फ मैं ही बनूंगी, और इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह होती है। घर के आंगन में रमेश, राधा और गोपाल तीनों मौजूद हैं। रमेश बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। राधा, मैं कुछ जरूरी काम से आज बाजार जा रहा हूँ। सामान देखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे भैया, बाजार से थोड़ा जल्दी लौटना। अकेले ढाबे पर जब ग्राहकों की भीड़ लग जाती है ना, तो कचौड़ियां छानते और खिलाते खिलाते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। गोपाल की ये बात सुनते ही राधा के शातिर दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आती है। वो सोचती है कि यही सबसे सही मौका है। क्यों ना आज ढाबे के पैसे गायब कर दिए जाएं और सारा इल्जाम गोपाल के सिर मढ़ दिया जाए। अजी सुनिए, क्यों ना आज मैं भी गोपाल के साथ ढाबे पर चली जाऊं। वहां रहकर काम में इसका थोड़ा हाथ बटा दूंगी, तो इसे भी आराम मिल जाएगा। अरे राधा, अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? गोपाल को भी मदद मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अकेला सब संभाल लूंगा। आप घर पर आराम कीजिए। अरे नहीं गोपाल, इसमें परेशानी कैसी? आखिर परिवार में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं भी चलूंगी। हाँ गोपाल, ले जाओ अपनी भाभी को साथ। आज नहीं तो कल इसे भी तो दुकान का काम संभालना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। चलिए फिर। देवर भाभी ढाबे पर पहुंचते हैं। गोपाल भट्टी सुलगाता है और राधा के साथ मिलकर फटाफट गर्मा गर्म कचौड़ियां तैयार कर लेता है। देखते ही देखते ग्राहक आने लगते हैं। काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। कचौड़ियां आधे से ज्यादा बिक चुकी थीं कि तभी शहर से आया हुआ एक लड़का कहता है, अरे वाह गोपाल भाई, आज तो कचौड़ियों का स्वाद ही कुछ अलग लग रहा है। लगता है आज कचौड़ियों में भाभी जी के हाथों का जादू मिल गया है। ये सुनकर गोपाल और बाकी ग्राहक हंसने लगते हैं। गोपाल लड़के से बातें करने में व्यस्त हो जाता है। राधा इसी मौके का फायदा उठाती है। वो चुपके से गल्ले की तरफ हाथ बढ़ाती है और दिन भर की पूरी कमाई निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। गोपाल, अब तो शाम हो गई है और दुकान बंद करने का वक्त भी हो रहा है। मैं घर निकलती हूँ। मुझे रात का खाना भी बनाना है और घर के बाकी काम भी देखने हैं। ठीक है भाभी, आप निकलिए, मैं दुकान समेटकर बस आता ही हूँ। राधा सारे पैसे लेकर सीधे घर पहुंच जाती है। इधर ढाबे पर जब गोपाल दुकान बंद करने के लिए गल्ला खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, गल्ला तो पूरा खाली है, 1 रुपया भी नहीं है इसमें।
पैसे कहाँ गए? कहीं नीचे तो नहीं गिर गए? नहीं, यहां भी नहीं है। लगता है आज भीड़ में किसी ने पैसे चुरा लिए। गोपाल बहुत सीधा था। उसने सब पर शक किया, लेकिन अपनी राधा भाभी पर उसका शक बिल्कुल नहीं गया। वो मायूस चेहरा लेकर भारी कदमों से घर लौटता है। घर में रमेश और राधा बातें कर रहे थे। गोपाल घर में कदम रखता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। रमेश उसे देखता है। क्या हुआ गोपाल, ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर क्यों खड़ा है? सब ठीक तो है ना? भैया अनर्थ हो गया। दुकान के आज के सारे पैसे पता नहीं कैसे चोरी हो गए। गले में एक भी रुपया नहीं बचा। चोरी तो होंगे ही। जब तुम्हारा ध्यान काम पर कम और अपने उन आवारा दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने में ज्यादा रहेगा तो कोई भी पैसे पार कर देगा। नहीं भाभी, वो मेरे दोस्त चोर नहीं है। वो तो बस रोज की तरह। रमेश को गोपाल के उन दोस्तों पर पहले से ही बहुत गुस्सा आता था। राधा की बात सुनकर रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोपाल, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया था कि ढाबे पर उन दोस्तों से बातें मत किया करो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? साफ साफ बताओ, क्या वो पैसे तुम्हारे उन्हीं दोस्तों ने चुराए हैं? नहीं भैया, मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने पैसे नहीं चुराए। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब उन दोस्तों ने पैसे नहीं चुराए। तो फिर क्या वो पैसे तुमने खुद चुराए हैं और झूठी कहानी बना रहे हो? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने ही घर के पैसे क्यों चुराऊंगा? अरे रहने दो जी, अभी अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। इस घर में इससे बड़ा चोर और कोई हो ही नहीं सकता। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलिए। भैया आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बस बहुत हुआ गोपाल, आज के बाद मुझे अपना ये चोर चेहरा मत दिखाना। अगर चोरी ही करनी है तो इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। गोपाल स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने भाई को देखता है, फिर राधा को, जिसके चेहरे पर एक छिपी हुई जीत की मुस्कान थी। अगर आपको अपने इस भाई से ज्यादा पैसों पर और इस झूठे इल्जाम पर भरोसा है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं खुशी खुशी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। खुश रहिए आप अपनी पत्नी और अपने पैसों के साथ। गोपाल मुड़ता है और बिना कुछ उठाए तेजी से अंधेरे में घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो गांव के किनारे एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी रात को शौच करने उठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और उसके पास गया। गोपाल से रोने का कारण पूछा। गोपाल ने साफ साफ उसे सारी बातें बता दी। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है। अगली सुबह। काका, ओ काका, जल्दी बाहर आइए ना काका, देखिए बाहर क्या खड़ा है। बेटा, ये मेरा ही ठेला है। जब मैं जवान था तब इस पूरे इलाके में घूम घूम कर अपनी चटपटी पानी पूरी बेचा करता था। लोग मेरे हाथ के स्वाद के दीवाने थे, पर अब उम्र और किस्मत के आगे हार गया हूं। पैरों में इतनी ताकत नहीं कि दूर तक चल सकूं, इसलिए बस घर पर बैठा रहता हूं और छोटा मोटा खेत का काम कर लेता हूं। काका अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये ठेला मैं लगा सकता हूँ? क्या आप अपनी उस लाजवाब और चटपटी पानी पूरी का स्वाद एक बार फिर इस पूरे गांव को चखाना चाहते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर तुम तैयार हो तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। तुम तुरंत जाओ और इस ठेले की थोड़ी मरम्मत करवाकर इसे चमका लाओ। तब तक मैं रसोई में जाकर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पानी और गोलगप्पे तैयार करता हूँ। ठीक है काका, मैं अभी बाजार जाकर इसे ठीक करवा लाता हूँ। आप तैयारी रखिए। लाल। गोपाल तेजी से बाजार जाता है, ठेले को बिल्कुल नया जैसा ठीक करवाता है और घर लौटता है। काका ने तब तक चटपटा पानी और करारे गोलगप्पे तैयार कर लिए थे। गोपाल सामान ठेले पर लादता है और गांव के मुख्य चौराहे के किनारे ले जाकर अपनी दुकान सजा देता है। ठेला लगते ही 2 औरतें वहां से गुजरती हैं और बोर्ड देखकर रुक जाती हैं। अरे, आज इतने दिनों बाद इस चौराहे पर फिर से चटपटी पानी पूरी का ठेला सज गया। भैया जरा हमें भी टेस्ट करवाओ, देखिए कैसा स्वाद है। बिल्कुल भाभी जी, ये लीजिए, स्वाद चख कर देखिए और अगर अच्छा लगे तो पूरे गांव को बताइएगा। गोपाल प्लेट लगाता है। औरतें गोलगप्पे खाती हैं और उनके चेहरे खिल उठते हैं। ओहो भैया, स्वाद तो वाकई बड़ा लाजवाब और एकदम हटके है। मजा आ गया। देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई और गोपाल के पानी पूरी के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ
रमेश की कचौड़ी के ढाबे की रौनक गायब हो चुकी थी। गोपाल के बिना वहां अब बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। तभी ढाबे पर उनका एक पुराना और वफादार ग्राहक आता है। रमेश भाई, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कल शाम को जब गोपाल दुकान पर नहीं था, तब मैंने भाभी जी को गल्ले के पास से कुछ छुपा कर ले जाते हुए देखा था। वो पल्लू में कुछ बांध कर घर की तरफ भाग रही थी। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई, तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश भाई, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही आपको बताया है। आगे आपकी मर्जी। इतना सुनते ही तुरंत रमेश अपने घर जाता है और गुस्से में राधा से उस चोरी के बारे में पूछता है। राधा डर जाती है और सच बता देती है। वो तुरंत उसे गुस्से में घर से लेकर निकल जाता है और गोपाल के ठेले पर ले जाता है। फिर राधा गलती मानती है। गोपाल माफ कर देता है। राधा की माफी सुनकर गोपाल हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वह चुपचाप 3 प्लेट गोलगप्पे बनाकर रमेश और राधा की तरफ बढ़ा देता है। लो भैया, पहले ये खाइए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ठंडे दिमाग से हर बात का हल निकल जाता है। गोपाल, तू सच में दिल का बहुत बड़ा है। मैंने तुझे बिना सुने ही घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे। भैया, आप बड़े हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो मुझसे भी हुई होगी। अब पुरानी बातें यहीं खत्म करते हैं। गोपाल, क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकते हो? अगर परिवार में माफी नहीं होगी तो फिर प्यार कैसे रहेगा भाभी? इतने में कुछ ग्राहक वहां आ जाते हैं। वे गोपाल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे गोपाल भाई, आज तो पूरा परिवार साथ दिख रहा है। अब तो लगता है सब ठीक हो गया। हाँ भैया, अब सब पहले जैसा हो गया। गोपाल, चलो आज ढाबा जल्दी खोलते हैं। इतने दिनों से दुकान भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और मेरा ये गोलगप्पे का ठेला? उसकी चिंता मत करो। शाम को ढाबा बंद होने के बाद हम तीनों मिलकर यहीं गोलगप्पे भी बेचेंगे। मतलब अब दिन में कचौड़ी और शाम को गोलगप्पे? फिर तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तीनों हंस पड़ते हैं। गोपाल ठेला समेटने लगता है। रमेश भी उसका हाथ बटाता है और राधा बर्तन उठाने। तीनों साथ साथ हंसते हुए ढाबे की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर गांव वाले उन्हें साथ देखकर खुश होते हैं। कई लोग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो, दोनों भाई फिर से साथ हो गए। तीनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनके चेहरों की वही मुस्कान बता रही थी कि परिवार टूट सकता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो फिर से जुड़ भी सकता है। अब उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी।